आरसीसी के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्लैब डिज़ाइन की। उसमें हमारा छोटा सा एक टॉपिक रह गया था जिसमें कि हमको रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे होती है आरसीसी स्लैब के अंदर, वो हमको देखनी थी। तो यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं जिसमें मैंने एक स्लैब बनाई है प्लान में और उसके दोनों सेक्शंस बनाए हुए हैं, शॉर्टर स्पान से और लॉन्गर स्पान से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कराते हैं वो स्लैब में कैसे प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी स्लैब है। तो जो रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन में डलता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये रीइंफोर्समेंट जा रहा है और फिर सपोर्ट के पास जाके वो बेंट अप हो जाता है, मतलब कि उसको ऊपर करके प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे पहला तार हमने इस टाइप से बेंट अप डाल दिया, फिगर में फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद जो पास वाला रीइंफोर्समेंट होगा वो उसी के जस्ट पास वाला इधर से सीधा जाएगा और इस तरफ जाके ऊपर बेंट अप हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके जस्ट पास वाला इधर से जाके फिर इधर बेंट अप हो जाएगा। इस टाइप से अल्टरनेट बेंट अप होता है, ठीक है। और बेंट अप हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि सपोर्ट के पास में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है जिस वजह से स्लैब ऊपर उठने की कोशिश करती है सपोर्ट पर, उसलिए हमको स्लैब के अंदर बेंट अप प्रोवाइड कराना पड़ता है, ठीक है। और बेंट अप कहाँ प्रोवाइड कराएंगे? जिधर सपोर्ट होगा। तो अगर वन वे स्लैब की बात करें तो वन वे स्लैब भी मैंने दो टाइप की आपको बताई थी, जिसमें कि दो तरफ सपोर्ट होता है और एक में चारों तरफ सपोर्ट होता है। तो अगर हमारी वन वे स्लैब में खाली इधर और इधर सपोर्ट ही हुआ तो बेंट अप खाली इधर और इधर वाले में प्रोवाइड कराया जाएगा। यूं वाला जो रीइंफोर्समेंट डलेगा उसमें कोई भी बेंट अप नहीं होगा। और अगर सपोर्ट हमारा चारों तरफ है वन वे स्लैब में तो फिर दोनों तरफ बेंट अप होगा, इधर भी बेंट अप होगा और इधर भी बेंट अप होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे सपोर्ट किस तरफ है। और टू वे स्लैब में तो चारों तरफ बेंट अप होगा क्योंकि चारों तरफ उसका सपोर्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए हमको ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको कुछ डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए कि कहाँ से बेंट अप देते हैं, कितना अंदर देना होता है सपोर्ट के, वो सब। तो ये मान लो मेन रीइंफोर्समेंट ऐसे डलेगा, ठीक है। तो वो इधर से दिखेगा कुछ, तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इतना हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको डिस्टेंसेस बतानी इसलिए बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा एक रीइंफोर्समेंट जा रहा है, एक यूँ जाएगा सीधा, ठीक है। फिर वो ऊपर उठने के बाद कुछ इस टाइप से चला जाएगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा बेंड करना होता है ताकि वो एंकरेज उसको मिल जाए। फिर इधर से जो रीइंफोर्समेंट जाएगा सीधा उसके जस्ट पास वाला, वो ऐसे होता हुआ यहाँ से ऊपर उठेगा और फिर इस टाइप से अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रीइंफोर्समेंट डलता है। एक सीधा गया इधर से, फिर ऊपर उठ के इधर, ये इधर से सीधा गया ऊपर उठ के इधर, ठीक है। और फिर जो दूसरे वाले बार होंगे, जैसे ये मान लो लंबे वाले तार हैं, तो जो ऐसे वाले जो तार बनेंगे वो ये वाले बना दिए। अब जो ये वाले तार होने थे वो कैसे दिखेंगे? तो उसके खाली डॉट डॉट दिखेंगे, ठीक है। और बेंट अप को टिकाए रखने के लिए, बेंट अप क्योंकि हवा में, तो इसको टिकाए रखने के लिए भी यहाँ पर जो है वो दो मिनिमम तार हमको प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। और हमको पता ही है कि नीचे कौन सा डलता है, मेन बार डलता है। मेन बार पहले डलता है ऐसे, और उसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी बार ऐसे डलता है। तो यहाँ पे जो नीचे वाले तार होंगे वो कौन से होंगे? मेन बार। और ये जो रेड वाले जो हैं वो ऊपर है वो होंगे सेकेंडरी बार, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये जो बेंट अप हमने प्रोवाइड कराया है कितनी डिस्टेंस से कराना शुरू करते हैं। तो ये हमारा होता है क्लियर स्पान जिसको हम L देते हैं, और एक होता है इफेक्टिव स्पान जो कि हम सेंटर टू सेंटर बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इफेक्टिव स्पान। तो यहाँ से जो बेंट अप स्टार्ट हो रहा है उस बेंट अप की जो डिस्टेंस होती है सेंटर तक, सपोर्ट के सेंटर तक, मतलब कि यहाँ से लेके इसके सेंटर तक, मैं इसको ये डिस्टेंस बता देता हूँ। जहाँ से बेंट अप शुरू हो रहा है वहाँ से सपोर्ट के सेंटर तक, वो होती है 0.15 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो इसको मैं लिखूँगा 0.15 LX, ये लिख सकते हैं इसको। और इसके ऊपर जो बेंट अप होता है वो यहाँ से, जहाँ से ये बेंड होना शुरू होता है वहाँ से सपोर्ट के फेस तक, ये हमारा सपोर्ट का फेस है, ठीक है।
तो सपोर्ट के फेस तक की जो इसकी लेंथ होती है हमको लेनी, वो होती है 0.1 L, 0.1 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये ध्यान रखना कि जो स्लेब का रीइंफोर्समेंट होता है वो यहाँ से यहाँ तक के लिए ही होता है, मतलब कि जो सपोर्ट वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, वो ओनली एंकरेज में जाएगा। तो जो एंकरेज होता है इसके लिए हमको एंकरेज देना होता है, जहाँ तक भी हम इसको दे रहे हैं। तो जो रीइंफोर्समेंट अंदर जो जा रहा है, मतलब कि सपोर्ट के फेस से ये जो जितना अंदर रीइंफोर्समेंट होता है वो होता है डेवलपमेंट लेंथ बाय 3, LD/3 होता है इसका अंदर की तरफ एंकरेज। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको स्लैब से रिलेटेड जो है वो याद रखनी है कि बेंटअप जो प्रोवाइड कराया जाता है वो कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको MCQ में पूछा जा सकता है और उसमें आपको ऐसी वैल्यूज़ होगी तो आपको वहाँ से सही आंसर जो पूछा है उसके हिसाब से बताना होगा। तो ये था हमारा स्लैब का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन मेंबर यानी कि कॉलम RCC में। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर की। बिल्डिंग में कंप्रेशन मेंबर क्या होता है वो आपको पता ही होगा। जिस मेंबर में कंप्रेशन आता है उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन मेंबर, सिंपल सी बात है। और हमारे RCC के स्ट्रक्चर में, फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉलम। तो कंप्रेशन मेंबर जो होते हैं मेनली वो एक होता है कॉलम बोल सकते हैं, एक होता है स्ट्रट और एक होता है पेडेस्टल। ठीक है, कॉलम, पेडेस्टल और स्ट्रट होता है, इन सभी में कंप्रेशन आता है। कॉलम क्या होता है, ऐसा मेंबर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो, अब ये जो बात करें हम कंप्रेशन कॉलम, पेडेस्टल और स्ट्रट, ये सभी जो है वो इसी शेप के वर्टिकल मेंबर्स मेनली होते हैं। ठीक है ना, ये सर्कुलर या रेक्टेंगल या स्क्वायर कैसे भी हो सकते हैं वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। हम अभी देख रहे हैं कि कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से होते हैं इनिशियली। तो ऐसे मेंबर जिनका कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है, सिलेंडरनेस रेशियो होता है लैम्डा, वो होता है ग्रेटर देन 3, तो हम उसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, ये सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो बाद में बात करते हैं। और ऐसे मेंबर जिनका कि सिलेंडरनेस रेशियो कम होता है 3 से कम होता है तो वो कहलाते हैं पेडेस्टल। ठीक है, और स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट के लिए कोई सिलेंडरनेस रेशियो का कंपैरिजन नहीं है। स्ट्रट जो होती है वो ऐसे मेंबर होते हैं जो कि ट्रस में लगते हैं। ट्रसेस आपको पता ही है, ट्रस के मेंबर होते हैं ये, जो कि हिंज्ड होते हैं, मेनली हिंज्ड एट सपोर्ट। जो ट्रसेस होती है स्टील की ट्रसेस होती है जो कि, तो उसमें जिस मेंबर में कंप्रेशन आता है, हमने पढ़ा हुआ है जो ट्रसेस पड़ी हुई थी उसमें कुछ मेंबर में टेंशन आता है, कुछ में कंप्रेशन आता है। ब्रिज में जो गर्डर्स लगे हुए होते हैं उनमें, तो जिस मेंबर में कंप्रेशन आएगा हो सकता है वो इंक्लाइंड भी हो। ठीक है, तो ये स्ट्रट जो है वो इंक्लाइंड भी हो सकती है और उसके जो बोथ एंड्स होते हैं या फिर कोई एक एंड होता है वो हिंज्ड हो सकता है, तो वो होती है स्ट्रट। अब हम बात करते हैं कॉलम की। ठीक है, कॉलम में वापस से जो है वो 4 टाइप के कॉलम हो सकते हैं। एक कहलाएगा वेरी शॉर्ट, एक कहलाएगा शॉर्ट कॉलम, एक कहलाएगा इंटरमीडिएट और एक कहलाएगा लॉन्ग कॉलम। ठीक है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग कॉलम। वेरी शॉर्ट कॉलम कौन से होते हैं, जिनका कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो लैम्डा इज लेस देन 3। मतलब कि देखो लैम्डा लेस देन 3 किसका होता है, पेडेस्टल का। मतलब कि वेरी शॉर्ट कॉलम जो होते हैं उनको हम पेडेस्टल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेडेस्टल भी बोल सकते हैं जिनका कि लैम्डा जो होता है वो लेस देन 3 होता है। फिर बात करते हैं शॉर्ट कॉलम की। शॉर्ट कॉलम वो होते हैं जिनका लैम्डा 3 से तो ज़्यादा होता है लेकिन 12 से कम होता है, वो कहलाते हैं शॉर्ट कॉलम। फिर इंटरमीडिएट कॉलम आते हैं जिनका कि मेनली लैम्डा जो है वो इक्वल टू 12 बोल सकते हैं हम। और फिर आते हैं लॉन्ग कॉलम जिनका लैम्डा जो होता है वो ग्रेटर देन 12 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये होते क्या हैं।
तो वेरी शॉर्ट कॉलम को हम पेडेस्टल भी बोलते हैं, जिनका लेमड़ा लेस देन 3 होगा। पेडेस्टल क्या होते हैं कि ऐसे कंप्रेशन मेंबर या फिर कॉलम बोल सकते हैं जिनकी की क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ी होती है, मतलब कि ये वाली साइज़ बड़ी होती है, बी और डी उसकी बोल दें, लेकिन लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम पेडेस्टल। पेडेस्टल जनरली कहाँ बना सकते हैं, जैसे कि कोई स्टैचू होते हैं उनके बेस में जो बनाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को हमको सपोर्ट करना है उसके नीचे का अगर बेस बनाते हैं तो वो कहलाता है पेडेस्टल। उसके बाद पेडेस्टल जो होता है, पेडेस्टल अनरीइंफोर्स्ड भी हो सकता है पेडेस्टल में रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिया नहीं भी हो, ठीक है। फिर बात करते हैं शॉर्ट कॉलम की। तो शॉर्ट कॉलम क्या होते हैं, जिनका लेमड़ा जो है वो 3 से ज़्यादा लेकिन 12 से कम होता है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं, ये कहलाएगा एक शॉर्ट कॉलम और एक कहलाता है ये लॉन्ग कॉलम। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम है लेकिन लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो हो जाएगा ऐसा मेंबर जिसका कि सिलेंडरनेस रेशियो इस रेंज में हो, वो शॉर्ट कहलाएगा, और ऐसा मेंबर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 12 से ज़्यादा हो वो लॉन्ग कहलाएगा। शॉर्ट कॉलम जो होते हैं वो क्रशिंग में फेल होते हैं क्योंकि उनकी लेंथ जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली, और लॉन्ग कॉलम जो होते हैं वो मेनली बकलिंग में फेल होते हैं। क्रशिंग में कैसे फेल होंगे, कंक्रीट जो होती है वो उसमें यहाँ से बीच बीच में से क्रश हो जाती है जब उससे उसके ऊपर एक्सियली लोड आएगा, और जब इनके ऊपर एक्सियल लोड आएगा तो ये वाले कॉलम जो है वो इस टाइप से बकल हो जाते हैं या बेंड हो जाते हैं। तो शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है, लॉन्ग कॉलम बकलिंग में फेल होता है। और जो इंटरमीडिएट कॉलम होता है वो दोनों में, बोथ क्रशिंग एंड बकलिंग, ये वाला जो कॉलम होता है वो दोनों में फेल होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम लेमड़ा बोल रहे हैं, ये जो लेमड़ा होता है वो क्या चीज़ होती है। तो लेमड़ा की बात करेंगे। लेमड़ा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लेमड़ा को बोलते हैं हम सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन, ठीक है। ये होता है लेमड़ा का यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। तो इफेक्टिव लेंथ होती है कॉलम की वो लेंथ जो कि मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है और जो उसके सपोर्ट की एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो ये कॉलम है हमारा जो कि यहाँ से मान लीजिए एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड से सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसकी जो बेंडिंग होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, क्योंकि यहाँ से फिक्स एंड है तो हमको पता है फिक्स एंड पे एग्जैक्टली वहीं से जो है वो बेंडिंग शुरू नहीं हो जाती है। तो ये बेंड कैसे होगा, कुछ इस टाइप से बेंड होगा, ठीक है। बकलिंग अगर इसकी होगी तो मतलब कि ये टोटल तो इसकी इतनी लेंथ थी सपोर्ट से सपोर्ट तक, लेकिन उसकी इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये होती है इफेक्टिव लेंथ, जो जहाँ से जिस एंड तक कॉलम जो होता है वो बकल होता है। और इसको हम एक लैंग्वेज में और लिखें तो उसको हम बोलते हैं लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी हम इफेक्टिव लेंथ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है कॉलम की वो क्या होती है। तो आपको कुछ 3-4 ऑप्शन होंगे और उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि लेंथ बिटवीन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टेबल दी हुई है कोड में, ठीक है। उस टेबल से हमको जो है वो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यूज़ मिल सकती है एंड कंडीशन के हिसाब से। और उस टेबल में हमको 2 वैल्यूज़ दी हुई है, एक दी हुई है थ्योरेटिकल वैल्यू और एक रिकमेंडेड वैल्यू। तो हमको जो याद करनी है वो रिकमेंडेड वैल्यू याद करनी है जो राइट हैंड साइड में हमको दी हुई है। क्लियर है। तो इफेक्टिव लेंथ का टॉपिक हमको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इफेक्टिव लेंथ को हम लिख सकते हैं या तो LEX या फिर LEY। इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन कौन सी होती है। तो मान लो ये हमारा एक कॉलम का सेक्शन है,
ठीक है, टॉप से देख रहे हैं कॉलम को, रेक्टेंगुलर बनाया मैंने, ये होता है इसका वाई एक्सिस और ये होता है इसका एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे को LEX लेना है, ठीक है, ये वाली, और मान लो कि इसकी ये वाली जो है ये है डेप्थ और ये है विड्थ, तो अगर LEX ले रहा हूँ मैं, इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, तो उसके साथ मैं B लूँगा या D लूँगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, ये रूल है कि आप जो एक्सिस ले रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन लेनी है, मतलब कि उसके लंबवत। तो ये एक्स एक्सिस अगर ले रहे हो तो उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन कौन सी है, ये वाली, तो LEX के साथ में आएगा D, और LEY के साथ में क्या आएगा, ये y एक्सिस ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये होगा, तो LEY/B हो जाएगा। ये फिगर बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इस फिगर को उल्टा बना देता, ऐसा बना देता रोटेट करके, तो ये हमारा x एक्सिस हो जाता और ये हमारा y एक्सिस हो जाता, और इसको D कर देता और इसको B कर देता मैं, तो क्या होता, मेरे पास फॉर्मूला आ जाता LEX अपॉन, अब x एक्सिस ये रहा, ये x एक्सिस किस वाली डायमेंशन को काट रहा है, इस वाली डायमेंशन को काट रहा है, तो इसके साथ D आएगा। और यहाँ पर अगर LEY की बात करूँ तो LEY y एक्सिस ये रहा, ये किसको काट रहा है, इस वाले को काट रहा है, इसको मैंने नाम दिया B। तो ये नाम देने के ऊपर और फिगर आपने किस हिसाब से बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है इस चीज़ में कि जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटरल डायमेंशन होती है वो कौन सी लेनी होती है, ऐसी डायमेंशन लेनी होती है जो कि किसके परपेंडिकुलर हो, रेस्पेक्टिव एक्सिस के परपेंडिकुलर। कि अगर आप x डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो x डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होगी वो आपकी उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन उसको लेनी होगी आपको, ठीक है। ये हो गया, तो LEX/D और LEY/B हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, लेमडा के लिए। अब इसके बाद लोडिंग के अकॉर्डिंग भी कॉलम कुछ 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। ये तो थे हमारे स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं लोडिंग के हिसाब से। हमारे पास वापस से कॉलम जो होते हैं वो होता है एक एक्सियली लोडेड या फिर कॉन्सेंट्रिक लोडिंग। दूसरा होता है यूनी एक्सियली और तीसरा होता है बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड या फिर उसको कॉन्सेंट्रिकली लोडेड बोल सकते हैं, फिर आता है यूनी एक्सियली और फिर आता है बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। ये तीनों कॉलम क्या क्या होते हैं तो यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये हमारा मान लो एक कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसके एक्सिस ड्रॉ करता हूँ मैं तो वो इस टाइप से ड्रॉ होते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा पॉइंट लोड है, अगर लोड बिल्कुल सेंटर में लग रहा है यहाँ पर, तो वो कॉलम कहलाएगा एक्सियली लोडेड यानी कि कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम। और उसके बाद यूनी एक्सियली में क्या होता है कि अगर हमारा जो लोड है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं लग के और किसी एक एक्सिस पर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में नहीं लग के, और मान लो इस एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी लग रहा है, मान लो यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, कहीं भी लग रहा है, या फिर वाई एक्सिस पर भी कहीं पे भी लग सकता है, तो वो कहलाएगा कौन सा, यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम। मतलब कि अगर हमारा लोड मान लो यहाँ लग गया इस पॉइंट पर, तो ये यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम कहलाएगा, ठीक है। एक एक्सिस वो ये जो लोड है वो वाई एक्सिस से तो हट गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। और अगर हमारा लोड दोनों ही एक्सिस से हट गया तो वो कहलाएगा बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। अब हमारा जो लोड है वो दोनों ही एक्सिस पे नहीं लग के और कहीं ऐसे जगह लग रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। अब इनका इफेक्ट क्या आता है इससे, तो जो एक्सियली लोडेड कॉलम होगा तो उस पर मेनली क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। और यूनी एक्सियली लोडेड कॉलम जो होगा मतलब कि उस कॉलम पे सेंटर से हट के थोड़ा लोड लग रहा है, तो वो कॉलम क्या होगा कि किसी एक डायरेक्शन में बेंड हो सकता है। ऊपर से ये इसका सेंटर था तो सेंटर में लोड नहीं लग के साइड में लगा, तो हो सकता है ये इस वजह से जो है वो थोड़ा बेंड हो जाए।
तो यूनिएक्सियली लोडेड कॉलम में एक डायरेक्शन में बेंडिंग पॉसिबल है, और बाई एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है, जिसमें दोनों ही एक्सिस से लोड हटा हुआ होता है, तो उसमें दोनों ही डायरेक्शन में बेंडिंग पॉसिबल होती है। तो ये वाला जो होता है यूनिएक्सियली वो एक डायरेक्शन में बेंड होता है, और बाई एक्सियली जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में उसमें बेंडिंग आती है। अब हम बात करते हैं एक और इसका डिफरेंस हो सकता है कि आरसीसी कॉलम के साथ साथ कंपोजिट कॉलम्स और एक आते हैं पाइप कॉलम। कंपोजिट कॉलम्स क्या होते हैं, जिनमें कि हम सेंटर में क्या होता है कि स्टील के जो आई सेक्शन होते हैं ना, जो स्टील में हमने कॉलम्स पढ़े हुए हैं डिप्लोमा वाले सिलेबस में, तो जो आई सेक्शन होते हैं स्टील के कॉलम वो खड़े कर देते हैं, और उनके चारों तरफ जो होती है वो कंक्रीट से मतलब उसको जो है वो पैक कर दिया जाता है। तो ये आई सेक्शन है, टॉप से देख रहे हैं हम प्लान में, तो ये आई सेक्शन है, और फिर हम क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो जब इसको बाहर से देखोगे तो ये कॉलम कैसा दिखेगा हमको, रेक्टेंगुलर कॉलम दिखेगा सिंपल आरसीसी का। लेकिन है क्या ये है कंपोजिट कॉलम, जिसमें कि आई सेक्शन स्टील का और कंक्रीट जो है वो डाली हुई है। और उसके बाद होता है पाइप कॉलम। पाइप कॉलम में क्या होता है कि स्टील के पाइप्स होते हैं, ठीक है, और स्टील के पाइप्स के अंदर जो होती है वो कंक्रीटिंग कर दी जाती है, तो वो कहलाते हैं पाइप कॉलम्स, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे कॉलम्स के टाइप्स। अब हम बात करेंगे मेन हमारा जो टॉपिक है आरसीसी का जो कॉलम होता है उसकी बात करते हैं हम। और एक और बात, यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पर जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 3-12 और ये जो रेंज है वो 3 से 12 के बीच में चल रही है। और हमने जो सोम में पढ़े थे उसमें जो सिलेंडरनेस रेशियो की रेंज थी वो 30 के आसपास थी, 30 to 89 ये रेंज थी उसमें, कि अगर आपका लैम्बडा जो है वो 30 से कम है तो आपका शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, अगर आपका लैम्बडा जो है वो 30 से ज़्यादा लेकिन 89 से कम है तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा, और अगर आपका लैम्बडा जो है वो 89 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। यहाँ पर कई बार 39 की जगह 30 की जगह 32 भी होता है, और 89 की जगह कई बार यहाँ पे 80 भी होता है, वो थोड़ा डिफरेंस चलता है। तो ये जो रेंज है वो रेंज किस कंडीशन में है और ये वाली रेंज किस कंडीशन में, वो ध्यान रखनी है आपको। ये जो कॉलम्स है वो फ्रेम स्ट्रक्चर के कॉलम है, ये इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल कॉलम नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें रेंज ये भी आ सकती है और ये भी आ सकती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर उसमें देने। अगर आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो 30, 89 इनके आसपास दिए हुए हैं, मतलब कि आपको समझ जाना है कि ये वाले टॉपिक से पूछे हुए हैं। और अगर आपकी वैल्यूज़ जो है वो या तो क्वेश्चन में आरसीसी का नाम लिखा होगा, आरसीसी आते ही समझ जाना है कि ये वाली बात करनी है हमको, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन भी ऐसे 12 या 8, 10, 6 मतलब 3 से 12 के आसपास दिए हुए हैं तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन ये वाला है। अब हम बात करते हैं आरसीसी वाले कॉलम की। तो अब हम बात करते हैं आरसीसी के कॉलम की। तो मेनली जो आरसीसी के कॉलम्स होते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके सेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो वो हो सकते हैं रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, टी शेप, एल शेप और प्लस शेप के रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के कॉलम्स हमारे पास हो सकते हैं। सेक्शन से ये सारे, जैसे कि सर्कुलर है तो वो इस टाइप से होगा, टी शेप का जो कॉलम है वो ऐसा हो सकता है, एल शेप का ऐसा हो सकता है, प्लस शेप का जो है वो ये ऐसा हो सकता है, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर तो हमको पता ही है। तो ये जो शेप्स होते हैं ये सारे हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम में बना सकते हैं। अब हमको पता है कि जो कॉलम होता है वो 3 चीज़ें उसमें होती है। एक होता है कंक्रीट, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और एक होता है लेटरल टाइज। ठीक है, किसका काम क्या होता है उससे पहले समझ लो ये कौन कौन से होते हैं। ये सामने से हम देख रहे हैं एक कॉलम है खड़ा, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कौन सा होता है, जो लंबे वाले तार डलते हैं
वर्टिकली वो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। फिर होता है लेटरल टाइज। तो लेटरल टाइज जो होती है वो रिंग्स जो बनती है, हॉरिजॉन्टली रिंग्स जो बनती है वो रिंग्स होती है लेटरल टाइज, ये वाली। और कंक्रीट जो होती है वो बाकी जगह पे तो कंक्रीटिंग इसमें पूरे में होती है। तो ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। और ये जो लेटरल टाइज जो होती है वो लेटरल टाइज की जगह स्पाइरल भी हो सकती है, स्पाइरल या फिर हेलिकल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेटरल टाइज होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल जो कि सीधी सीधी बनती है, और हेलिकल वाली जो होती है वो इस टाइप से इंक्लाइंड होती है, सामने से देखोगे तो वो इंक्लाइंड होगी। और वो बंधती कैसे, तो वो इंडिविजुअल टुकड़ों में नहीं बनती है, वो बनती है पूरा रिंग बनता है, मतलब कि इसमें ऐसे जाता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, वो होता है हेलिकल या स्पाइरल। उसमें जो है वो इस टाइप से रीइंफोर्समेंट चलता है स्प्रिंग की फॉर्म में। अब ये बात करते हैं कि इन तीनों का काम क्या होता है। कंक्रीट का क्या काम होता है, तो कंक्रीट जो होती है वो हमको पता है कंप्रेशन कैरी करने का काम करती है, सीधी सी बात है। और हम पढ़ रहे हैं कंप्रेशन मेंबर, कॉलम के अंदर कंप्रेशन आता है तो कंक्रीट इसीलिए काम आएगी। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो होता है वो काम आता है, अब देखो है तो कंप्रेशन मेंबर, लेकिन और हमको पता है कि रीइंफोर्समेंट जो होता है सरिया, वो क्या है, वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो टेंशन में होती है। तो कंप्रेशन मेंबर में उसको डालना ही क्यों है, तो इसलिए डालना है क्योंकि हमारे कॉलम के अंदर हमेशा कंप्रेशन ही नहीं आता है, उसके साथ साथ उसमें बेंडिंग भी आती है। तो उस वजह से जो है वो हमको रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी देना होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का काम होता है बेंडिंग को झेलना, और कुछ काम इसका कंप्रेशन लेने का भी होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो होता है वो एक तो बेंडिंग, मेनली जो है वो बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, और कुछ हद तक जो है वो कंप्रेशन में भी मदद करता है, कंप्रेसिव जो फोर्सेस आते हैं उनको लेने में। और लेटरल टाइज जो होती है उनका काम होता है शियर को रेजिस्ट करना, ठीक है। जो कॉलम के अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनके बाद शियर भी आता है कॉलम के अंदर। और एक होता है कंक्रीट को एंड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट को कन्फाइन करना। कन्फाइन करने का मतलब बांध के रखना उसको, मतलब कंक्रीट को और लॉन्गिट्यूडनल जो लंबे वाले तार हैं उनको बांधे रखने का काम जो होता है वो इनका होता है। क्योंकि हमको पता है कि जो रीइंफोर्समेंट डालेगा लंबा वाला इस टाइप से और कंक्रीट होगी, तो ऊपर से जब लोड आएगा तो वो हो सकता है फूल के फट जाएगा, तो उसको बांधे रखने के लिए हम इस टाइप से रीइंफोर्समेंट दे देते हैं ताकि वो एकदम से एक सिंगल यूनिट की तौर पे काम करेगा उसको। अब हम देखते हैं कि ये कॉलम में बेंडिंग आती कैसे। तो अभी हमने पढ़ा था यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल बेंडिंग की, बेंडिंग वाले जो कॉलम थे। तो कॉलम अगर इस टाइप से बेंड हो रहा है, ये फ्रंट व्यू है उसका कॉलम का, बेंड कैसे होगा, कॉलम बेंड होगा ऐसे मान लो। तो इस वाले फेस में क्या आया, कंप्रेशन आया, और इस वाले फेस में क्या आया, टेंशन आया। तो इस वाले फेस में टेंशन को रोकने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सरिया होना चाहिए ताकि वो उसको झेल ले। और अगर यही उल्टा हो गया, इधर बेंड हो गया, तो मतलब कि हमको इस वाले फेस पे भी रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो इस वजह से जो है हम रीइंफोर्समेंट डालते हैं। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो एक रेक्टेंगुलर कॉलम होता है हमारा और एक होता है सर्कुलर कॉलम, तो किस कंडीशन में हमको रेक्टेंगुलर कॉलम देना चाहिए और किस कंडीशन में सर्कुलर कॉलम देने चाहिए, क्योंकि दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी यूटिलिटीज़ है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। तो जो मेन रिलेशन होता है इसमें मेरे को बताने का, वो होता है कि जो सर्कुलर कॉलम होते हैं वो आपने मेनली देखे होंगे कि बहुत ही लंबे लंबे भी सर्कुलर कॉलम जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं कई जगह पर, ठीक है। तो इसको देने का पर्पज़ क्या है कि जहाँ पर हाइट ज़्यादा होती है उस जगहों पर सर्कुलर सेक्शन के कॉलम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि जो सर्कुलर कॉलम का स्लैंडरनेस रेशियो होता है वो सेम रेक्टेंगुलर कॉलम अगर बना दो, एक सेम सर्कुलर कॉलम में सेम रीइंफोर्समेंट, सेम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम उसकी हाइट,
तो सर्कुलर कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा और रेक्टेंगुलर कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा उसमें डिफरेंस होगा। रेक्टेंगुलर का जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा वो ग्रेटर देन होगा सर्कुलर वाले के सिलेंडरनेस रेशियो से। इसीलिए जब ज़्यादा हाइट पे हमको कॉलम देना होता है, ज़्यादा लंबाई का, तब हम सर्कुलर कॉलम देते हैं, क्योंकि सर्कुलर कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो रेक्टेंगुलर और दूसरे कॉलम्स के कंपैरिजन में कम होता है। एक बात ये हो गई। और उसी के साथ जो सर्कुलर कॉलम होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी रेक्टेंगुलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जो लोड लेने की कैपेसिटी होती है, तो सर्कुलर कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% ज़्यादा होती है किससे? रेक्टेंगुलर कॉलम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ को, हम यहाँ पे इसमें जनरली P से डिनोट करते हैं, PU से, मतलब कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो रेक्टेंगुलर कॉलम की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा, अगर PU है तो सर्कुलर कॉलम की हो जाएगी 1.05 ऑफ PU, मतलब कि 5% बढ़ा दिया। मान लो इस कोई एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी स्ट्रेंथ थी 100 किलो न्यूटन, वो इतना लोड ले सकता था। तो वैसी की वैसी कंक्रीट का, वैसे ही सेक्शनल एरिया का और उतने ही रीइंफोर्समेंट का अगर सर्कुलर कॉलम बनाया जाता तो उसकी स्ट्रेंथ आती हमारे पास 105 किलो न्यूटन। ठीक है। और इसका मेन एक रीज़न और होता है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ क्यों जाती है। तो हमको पता है कि जो रेक्टेंगुलर कॉलम होते हैं उसमें जो लेटरल टाइज डलती है वो ऐसे डलती है, और जो सर्कुलर कॉलम होते हैं उसमें लेटरल टाइज डलती है मेनली इस टाइप से। तो ये स्पाइरल यानी कि हेलिकल लेटरल टाइज यानी कि शीयर रीइंफोर्समेंट देने से भी इस स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट होता है। तो ये कुछ रीज़न है सर्कुलर कॉलम देने के, किसकी जगह पर? रेक्टेंगुलर कॉलम की जगह पर। एक तो होती है उसके लैम्बडा कम होता है सर्कुलर कॉलम का, किसके कंपैरिजन में? रेक्टेंगल के कंपैरिजन में। और एक उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% ज़्यादा होती है रेक्टेंगुलर वाले से। ठीक है। इसके बाद हम अब बात करेंगे जो कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन होता है, तो उसकी कुछ हमारे पास अजम्पशंस होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अजम्पशंस फॉर कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन। तो उसकी पहली जो अजम्पशन आती है वो आती है प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार बताई हुई है कि क्या होता है कि जो भी कॉलम का सेक्शन है, बेंडिंग होने के बाद भी अगर कॉलम बेंड भी हो गया तो भी सेक्शन जो होता है वो सेक्शन कभी भी बेंड नहीं होता, वो हमेशा प्लेन रहता है। कैसे? अगर मान लो ये कॉलम ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, तो बेंड होने के बाद भी जो सेक्शन था वो ऐसे हो गया, लेकिन वो स्ट्रेट रहा, उसमें कभी कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है। ठीक है। तो ये पहली अजम्पशन हो गई उसकी। दूसरी अजम्पशन होती है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। मतलब कि आउटर मोस्ट जो कंप्रेशन फाइबर होता है उसमें मैक्सिमम जो स्ट्रेन होती है वो कितनी होती है? कॉन्क्रीट में 0.0035। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और याद है कि कॉन्क्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होती है? 0.0035। लेकिन इसमें एक आगे और एक अजम्पशन दी हुई है हमको कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। ये क्या है कि एक्सियल कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होगी? 0.002। और ये वाली जो 0.003 वाली जो स्ट्रेन है वो कब होगी? फ्लेक्सर के केस में होती है जिसमें कि टेंशन कंप्रेशन आता है। ये हम बात कर रहे हैं कॉलम की। और ये 0.0035 जो है वो कब होगी? जब बेंडिंग भी आ जाएगी कॉलम के अंदर। तो एक्सियल कंप्रेशन मतलब कि जब डायरेक्टली ओनली कंप्रेशन आ रहा है तब उस केस में मैक्सिमम स्ट्रेन होगी 0.002। और जब कॉलम के अंदर बेंडिंग भी आने लग जाएगी तब आउटर मोस्ट फाइबर में जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी वो होगी 0.0035। ठीक है। इसके लिए हमने ग्राफ भी पढ़ा हुआ है कि कंक्रीट में जो स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो ग्राफ बनता है वो जिस टाइप से बनता है। तो जहाँ तक ये लीनियर होता है वो होती है 0.002 यहाँ के आसपास कुछ, और उसके बाद मैक्सिमम जो होती है वो 0.0035 होती है। ठीक है।
फिर इसके बाद जो तीसरी है उसमें हमको बोला गया है कि द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग व्हेन देयर इज नो टेंशन ऑन द सेक्शन। उसके लिए इन्होंने बोला है 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट द लीस्ट कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर। मतलब कि स्ट्रेन को EC दे देते हैं कंप्रेशन फाइबर में स्ट्रेन। ये कब लेना है? अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। कब कब किस किस को लेना है? तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो पहली वैल्यू है 0.002, ये क्या चीज़ है? ओनली कंप्रेशन जब आ रहा है कॉलम के अंदर तब उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी वो इतनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, ये होती है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये वाली स्ट्रेन कब लेनी है? 0.0035 माइनस 0.75 ES तब लेनी है जब कॉलम के अंदर कंप्रेशन और बेंडिंग आ रही है लेकिन टेंशन नहीं है। क्या क्या है? कंप्रेशन है प्लस बेंडिंग है लेकिन टेंशन नहीं है। कंक्रीट के अंदर अभी टेंशन डेवलप नहीं हुआ है तो ये लेनी है। और अब फाइनली जब आपका पूरा कॉलम बेंड हो गया और टेंशन भी आने लग गया है, तब जब एक्सट्रीम जब आपकी आ जाती है कंक्रीट की, तब उसको स्ट्रेन 0.0035 लेनी है, उसके बाद वो फेल हो जाती है। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़नी है और उसके हिसाब से आंसर देने हैं, ठीक है। ये थी एक अजम्पशन। फिर इसके बाद एक और आती है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है वो इग्नोर कर दी गई है। कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, कितनी होती है पहले, तो उसको हम पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। तो ये थी कुछ अजम्पशंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कौन से फॉर्मूले लगते हैं और अब उसका रीइंफोर्समेंट के रिलेटेड क्या क्या बातें हमको पढ़नी हैं। तो सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, जिसको कि हम PU से डिनोट करते हैं, ठीक है। PU का क्या फॉर्मूला होता है? PU के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है? कंप्रेशन मेंबर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। PU होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, AC होता है एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कंक्रीट, और ASC होता है एरिया ऑफ स्टील। इन कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया ऑफ कंक्रीट की। तो हमको पता है कि जो कॉलम होता है उसमें रीइंफोर्समेंट डला होता है कुछ ऐसे, तो हमको एरिया ऑफ कंक्रीट चाहिए। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकल सकती है? टोटल एरिया, ठीक है, मतलब कि ग्रॉस एरिया लिख दो, पूरे कॉलम का एरिया, मतलब कि ये B और ये D है, तो ग्रॉस एरिया उसमें से माइनस कर देंगे क्या? स्टील का एरिया, एरिया ऑफ स्टील, तो उससे हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट। मतलब खाली हमको कंक्रीट ही चाहिए अगर ये वाली, तो हमको ये वाली वैल्यू डाल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको PU की वैल्यू मिल जाती है किसी भी कॉलम की स्ट्रेंथ निकालने का। और ये जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए लगेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है। कॉलम के अंदर इसेंट्रिसिटी का एक चेक लगता है कि आपके जो कॉलम के अंदर इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? तो हमको पता है कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कभी भी ऐसा तो होगा ही नहीं कि कॉलम एक्सियली लोडेड हो, मतलब कि उसके एकदम सेंटर में जो है वो लोड आ रहा हो, ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। उसमें कुछ न कुछ इसेंट्रिक लोडिंग होगी, मतलब हो सकता है लोड यहाँ लग रहा हो, यहाँ लग रहा हो, यहाँ लग रहा हो, कहीं भी न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर से तो हट के ही लगेगा, मतलब कि उसमें इसेंट्रिसिटी होगी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है हमने सोम में पढ़ी हुई है
कि सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर लोड लगता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पर अगर लोड लग रहा है तो उसकी सेंटर से दूरी इसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो हमारे कॉलम में एक लिमिट होती है कि इस लिमिट से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। तो उसका हमारे पास रूल क्या है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है कितनी होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला है, कोड में दिया हुआ है, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसेंट्रिसिटी की 20 से कम तो होनी नहीं चाहिए, तो मिनिमम या फिर और 20 mm ई मिनिमम की वैल्यू होगी। आपकी जो इसेंट्रिसिटी है वो इस फॉर्मूले से या फिर 20 से तो कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रीइंफोर्समेंट के बारे में कि कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कराते हैं वो किस टाइप से प्रोवाइड कराते हैं। उससे पहले एक और बात देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला था ये तो था मिनिमम के लिए कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी या तो आपकी इससे कम नहीं होनी चाहिए या फिर 20 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मैक्सिमम का भी फॉर्मूला होता है, ई मैक्सिमम। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है वो होती है 1.05 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई 1.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो आपको पता ही होगा कि ये हमारे कॉलम की अगर बी और डी है तो इनमें से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहलाएगी। और या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, ई मैक्स का फॉर्मूला है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि जो कॉलम में रीइंफोर्समेंट का डाया देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का डायमीटर, वो मिनिमम जो है वो 12 mm का रीइंफोर्समेंट देते हैं। 12 mm से छोटा तार नहीं देना है, 12 से बड़ा देना है, या 12 या फिर 12 से बड़ा। फिर एक बात होती है कि जो कॉलम में परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है वो कितना होना चाहिए। तो कॉलम में क्रॉस सेक्शन का जो परसेंटेज होता है मिनिमम स्टील का, मिनिमम का तो नहीं बोल सकते, हाँ मिनिमम का लिख दो कि जो कॉलम में मिनिमम स्टील होता है वो कितना होना चाहिए, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉलम का ये जो कॉलम है इसका एरिया मतलब कि BD, ठीक है, तो एरिया का 0.8% से कम स्टील तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसको दूसरे तरीके से लिखो तो 0.8% ऑफ BD मतलब कि 0.8/100 इंटू BD होगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.008 BD। तो कई बार ऑप्शंस में 0.8% नहीं लिख के और ये डायरेक्ट 0 में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये था मिनिमम रीइंफोर्समेंट। फिर मैक्सिमम की बात करो, कॉलम में मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 6% ऑफ BD मतलब कि 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम कितने तार देने होते हैं, 4 तार। ठीक है, ये भी याद रखना, रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम 4 तार देने। सर्कुलर में मिनिमम 6 तार देने होते हैं। और अगर आप स्पाइरल दे रहे हो, जो लेटरल टाइज है, जो रिंग्स बनती है वो अगर स्पाइरल दे रहे हो, तो स्पाइरल रिंग्स अगर दे रहे हो स्पाइरल या फिर हेलिकल, तो भी आपको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जो है वो मिनिमम 6 होने चाहिए।
ठीक है, मिनिमम 6 रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बने देने होंगे। कब? जब आप रिंग्स जो है वो साइड वाली हेलिकल दे रहे हो। फिर उसके बाद एक और होता है कि जो इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल बार्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपकी 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने स्टार्टिंग में एक और बात पढ़ी थी कि जो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल में मैंने बोला था कि नॉन रीइंफोर्स्ड भी हो सकता है, मतलब कि उसमें रीइंफोर्समेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोड ने हमको एक मिनिमम प्रोविज़न दिया हुआ है कि मिनिमम आपको पेडेस्टल के अंदर 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शन तो देना ही है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हो गए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं लेटरल टाइज की डिज़ाइन की। जो हम ये जो रिंग्स देते हैं इसमें ये वाली, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, मतलब कि जो सरिया हम देंगे लेटरल टाई बनाने के लिए उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। तो उसका हमारे पास रूल है, द डायमीटर ऑफ पॉलीगोनल लिंक और लेटरल टाई शैल नॉट बी लेस देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब कि 1/4 ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। आपने जो कॉलम में रीइंफोर्समेंट दिया है वर्टिकल वाला लॉन्गिट्यूडनल वाला, उसमें से अगर अलग अलग साइज़ के तार है तो उसमें से जो बड़ा वाला साइज़ का तार होगा उसका 1/4 लेना है। ठीक है, और इन नो केस लेस देन 16 mm। एक और है, इन नो केस लेस देन 16 mm, मतलब कि 16 mm से तो कम ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। ये जो लेटरल जो डायमीटर के रूल है वो हमारे लेटरल टाइज के लिए और जो हेलिकल टाइज है दोनों के लिए काम में आते हैं। ठीक है ना, जो एक तो होती है ऐसी वाली जो टाइज बनती है वो वाली, और एक जो होती है स्पाइरल वाली ये हेलिकल, दोनों के लिए यही रूल लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके पिच। पिच ऑफ लेटरल टाई, मतलब कि जो लेटरल टाइज बंधेगी उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स दिए हुए हैं। पहला रूल होता है, उसके लिए हमारे पास 3 रूल है। पहला रूल होगा द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, मतलब कि कंप्रेशन मेंबर की छोटी वाली डायमेंशन, ये बी और डी है तो दोनों में से जो छोटी वाली होगी वो। दूसरा रूल दे रखा है इसने 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार, 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब कि हमने जो मेन रीइंफोर्समेंट दिया है लंबा वाला उसमें से छोटी वाले साइज़ का 16 गुना, और तीसरा होता है 300 mm। ठीक है, और इन तीनों में से जो छोटा होगा विच एवर इज़ लेस, मतलब कि इन तीनों में से जो छोटा होगा वो हमारा पिच हो जाएगा, पी। फिर हम बात करते हैं, ये जो पिच थी वो तो थी हमारी इस टाइप की रीइंफोर्समेंट के लिए। अब हम हेलिकल वाले के लिए बात करते हैं। तो हेलिकल वाले के लिए जो इन्होंने पिच का फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम आपकी पिच होनी चाहिए पी मैक्स, वो दिया हुआ है इन्होंने 75 mm मोर देन 75 mm, या फिर shall be not more than 75 mm nor more than 1/6 ऑफ कोर डायमीटर, या तो 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1/6 ऑफ कोर डायमीटर। अब कोर डायमीटर क्या होता है, तो ये हमारा सर्कुलर कॉलम है, उसमें ये लॉन्गिट्यूडनल बार है,
उसमें ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऐसे है, तो ये वाला जो डायामीटर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये बोलते हैं हम उसको कोर डायामीटर। ठीक है, तो 1/6 ऑफ कोर डाया या फिर 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पी मिनिमम की, कि मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए या तो 25 mm या फिर 3 times द डायमीटर ऑफ स्टील बार फॉर्मिंग द हेलिक्स, मतलब कि 3 times ऑफ डायमीटर ऑफ हेलिक्स बार, मतलब कि ये जो हेलिक्स जिससे हम बना रहे हैं, जो जिससे हम रिंग बना रहे हैं, उसके डायमीटर की 3 times। ठीक है, तो ये थे हमारे पिच और उनके डायमीटर के फॉर्मूले, और ये हमारा आज जो टॉपिक था वो था कंप्रेशन मेंबर का कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम अगले अलग से वीडियो में और स्लैब में भी उसी में साथ में कर लेंगे।